वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट्स। आप सब लोग आ गए। चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। आज का काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स में, और वो क्या है? गोलीय दर्पण, परावर्तन, अपरवर्तन, ये तमाम चीजें। तो कॉपी पेन तो लेके बैठे होगे ना, है या नहीं है? अगर नहीं है तो फटाफट कॉपी ले लो, पेन ले लो, उसके बाद से क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि बीच बीच में बहुत सी बातें आएंगी, उसे आप नोट करते हुए जाएंगे, अच्छी तरह समझते हुए जाएंगे, क्योंकि सफर आपका क्या है, 99 प्लस है। तो इस सफर पे चलना है तो डेफिनेटली हमें करना होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं। क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों है? क्या आपने जानने की कोशिश किया कि अगर लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, हम किस तरह से रिएक्ट होंगे? कुछ क्षण के लिए सोचो कि चारों तरफ से लाइट बिल्कुल खत्म हो गई, लाइट खत्म हो गई, बिल्कुल लाइट नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। उस समय जरा जस्ट लाइक इमेजिन कि क्या स्थिति होगी, क्या कंडीशंस होगी, कितने काम रुक जाएंगे और कितने काम बखूबी होते रहेंगे। इन सब बातों को सोचते हुए इस सफर को शुरू करते हैं और चलते हैं अपनी स्टूडियो की तरफ और फिर पढ़ते हैं। आपसे वादा है, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज को जानेंगे, समझेंगे और उसके मतलब को समझेंगे, उसके मकसद को समझेंगे, और फिर एक नई क्रिएटिविटी डेवलप होगी, यानी आप में कुछ कर दिखाने की क्षमता भी डेवलप होगी। ये वादा है आपसे। तो फटाफट चलते हैं अपने स्टूडियो की तरफ। सभी बातों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश क्या है। So, first of all, we will try to understand what is light and what is the advantage of light. तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बहुत ही स्वीट आंसर होगा, सॉफ्ट आंसर होगा। आप बोल सकते हो, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंख में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, साथ ही पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म कर देती है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हो। आप एक काम जरूर करना, अपनी कॉपी पे जरूर लिखते चलना। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना हमेशा, और जितने भी एक्सप्लेनेशन है उसे आप राइट करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक क्लासेस लाइव चलेंगी तभी आपको मिल पाएंगे, इसके बाद फिर ये नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो अब प्रकाश क्या है इसके बारे में एक लाइन आप जरूर लिख लेना कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करती है, साथ ही पृथ्वी के विभिन्न घटकों को गर्म करने की क्षमता रखती है। अब देखो, प्रकाश अगर है तभी हमारी आंखें काम करती हैं। अगर प्रकाश न हो तो फिर आंखें काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि जब प्रकाश हमारे रेटिना पे पड़ता है तो हमारी जो आंख है वो वर्क करना शुरू कर देती है। जब आप बायोलॉजी में जाओगे और ये लेसन आएगा तो उसमें आपको तमाम चीजों को पढ़ने को मिलेगा। वहां आप रेटिना, आइरिस, ठीक है, कोरोना और ये फोकल पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे। क्या होता है वहां पे इस चीज बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है प्रकाश के बारे में देखें तो अगर प्रकाश नहीं है तो फिर क्या है, आपको दिखाई नहीं देगा, आप कुछ भी देख नहीं पाओगे, कुछ भी चीज स्पष्ट आपको दिखाई नहीं देगी। जरा फर्ज करो कि अगर आप रात में देखने की कोशिश करते हो, जब आप रात में देखने की कोशिश करते हो तो क्या हर एक वस्तु आपको दिखाई देती है? तो शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। वो चीजें ये तो या तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखाई देती है या धुंधली दिखाई देती है। वजह क्या है? वही वस्तु जो है दिन में आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है और रात में वह वस्तु आपको नहीं दिखाई देती। इसका एकमात्र कारण है कि रोशनी। जब तक रोशनी नहीं रहेगी, जब तक लाइट नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तब तक आंखों को जो देखने की क्षमता है, वो पावर है, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, उस समय बिल्कुल शून्य हो जाता है। इट मींस हमारी आंखें देख तो पाती हैं लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाती कि वास्तव में है क्या। और जैसे ही रोशनी आती है, लाइट आती है, वैसे आंख को ये समझ में आ जाता है कि ये कौन सी वस्तु है, या फिर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये फला स्टूडेंट है, ये फला है, ये जगह है, ये चीजें। ओके, आई होप कि प्रकाश का एक्सप्लेनेशन समझ चुके होंगे। चलो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है, एग्जाम में भी हर साल पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन, अगर इसके बारे में हम बात करें तो बहुत सीधा सा जवाब होगा,
प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे अपने लाइफ में। अब जैसे क्या करो कि आपके घर में एक बड़ा सा शीशा होगा, उस शीशा पर आप टार्च जलाओ। टार्च है ना जिसे रोशनी दिखता है, बैटरी वाली टार्च। तो उस टार्च को जब आप जलाओगे तो क्या होगा, टार्च तो जलेगी, टार्च की प्रतिबिंब भी आपको मिरर में दिखाई देगा, शीशे में दिखाई देगा, लेकिन वह लाइट जो है वह क्या करेगा, वहां से रिफ्लेक्ट करेगा, यानी टकरा करके वापस आएगा। और जैसे ही टकरा करके वह वापस आएगा तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही होता है कि टकरा करके वापस आना। आप जहां पे भी फोकस दे रहे हो वहां से वह टकरा कर वापस आएगा। अब जरा स्क्रीन पे देख लो, प्रकाश के परावर्तन को हम इस तरह समझ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण है और परावर्तन कोण है। ये सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जिसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन आप ये सीधा ये समझो कि जैसे ही आपतित किरण यानी वो किरण जिसे हम फोकस कर रहे हैं वो क्या हो रही है, परावर्तित, यानी वहां से टकरा करके वापस चली जा रही है। तो इसका स्वीट एंड सॉफ्ट डेफिनेशन क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ओके, अब अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, परावर्तन के दो नियम होते हैं और पहला नियम जो होता है वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, इस शब्द को जरूर याद रखना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है इसका, परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब तीनों एक ही तल में कैसे स्थित होते हैं इसको भी देख लो। अब आप देखो यहाँ पे एक जो है मिरर है और इस पर आपतित किरण क्या है, डाली जा रही है, यानी रोशनी आई और रोशनी आने के बाद वह प्रकाश क्या हुआ, वह लाइट परावर्तित हुई। तो परावर्तित हो रही है तो आप देख रहे हो कि उसी शीशे से परावर्तित होकर वापस जा रही है, शीशे को क्रॉस नहीं कर रही है। तो एक ही तल में होने का मतलब ये हुआ कि वह उसको क्रॉस नहीं करेगी और बिल्कुल उसी शीशे से टकरा करके वापस जाएगी। तो तीनों क्या होंगे, कौन कौन से तीनों चीजें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीन चीजें हो गई। अभिलंब को देखिए यहाँ n से व्यक्त किया गया है, परावर्तित किरण को r से व्यक्त किया गया है और आपतित किरण को I से व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब यहां देख लो जो कोण बन रहा है, जो अभिलंब है, स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखो। जो आपतन कोण है यहाँ पे, यहां देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आपतन कोण I, ये जो I दिखाई दे रही है ये क्या कोण है, इस कोण को हम बोलेंगे जो यहां से अभिलंब है, इसे आपतन कोण बोलेंगे। और यहां पर जो है ये कोण बन रहा है, जो परावर्तित किरण के साथ ये कोण बना रहा है, उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। अतः हम कह सकते हैं क्या, आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण के साथ बनने वाला कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो समझ में आया। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, हाँ फटाफट बोलो, परावर्तन के कितने नियम होंगे, दो नियम होंगे। कौन कौन से, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कितने होते हैं, बराबर होते हैं, इस बात को जरूर याद रखना। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आई होप कि समझ गए होंगे। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण का मतलब जिसे आप शीशा भी कहते हो, मिरर भी कहते हो, तो किसे कहेंगे, किस वस्तु को कहेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि दर्पण के बारे में बताइए, दर्पण को समझाइए, तो क्या बोलेंगे। चलिए मैं बताता हूं। यदि किसी चिकने तल पर कलई, कलई का मतलब क्या होता है, पॉलिश, ठीक है, यदि किसी चिकने तल पर कलई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तन तल, तो वह परावर्तन तल दर्पण कहलाता है।
परावर्तन तल समझ रहे हैं, यानी जहां से प्रतिबिंब या रोशनी टकरा करके वापस आ जाती है उसे हम परावर्तन तल कहते हैं। अगर परावर्तन तल ना हो, परावर्तन सरफेस ना हो, तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। आप जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हो वो क्या है, वह दर्पण है, और उस दर्पण के पीछे आप जब देखोगे तो उसमें एक पॉलिश की गई है, ठीक है, एक पॉलिश की गई है जिससे कि जो रोशनी जाती है या जो प्रतिबिंब होता है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, वहां पे वह स्थिर होता है, और जब स्थिर होगा तो वो दिखाई देगा और हमारी आंखों पर उसकी छवि बन जाती है। तो दर्पण का सीधा सा अर्थ क्या होगा कि जब किसी चिकने तल पर कलई या पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाए तो वह परावर्तन तल, कौन सा, वह परावर्तन तल दर्पण कहलाता है। दूसरे शब्द में आप ये कह सकते हो कि परावर्तन तल को ही दर्पण कहते हैं। क्या कह सकते हो, परावर्तन तल को ही आप क्या बोलोगे, दर्पण बोलोगे। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अब आगे। अब गोलीय दर्पण, दर्पण तो बहुत सुना, अभी तो दर्पण की बात सुना कि उसके एक भाग को हमने कलई कर दिया और दूसरे भाग पर दर्पण तल बन गया और वहां से हम इमेज को देख पाते हैं, प्रतिबिंब को देख पाते हैं। अब शब्द आया गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय का मतलब यह है गोलाकार आकृति, तो जाहिर सी बात है यह दर्पण क्या होगा, गोली आकृति में होगा। अब इसके लिए आप क्या बोल सकते हो कि जब कोई दर्पण किसी गोलीय कोष का भाग होता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय कोष का मतलब, अगर सपोज करो कि एक दर्पण गोलाकार आकार का है और बीच से आप काट देते हो, जैसे आप स्क्रीन पे देखो एक गोलाकार दर्पण था, उसे बीच से काटा गया और बाहरी पल में, बाहरी भाग में यदि पॉलिश है तो क्या हो जाता है, अवतल दर्पण होता है, और भीतरी भाग में अगर पॉलिश है तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना, एक एक लाइनिंग, आप देखो ये अर्धचाप जैसे आपको ये दर्पण दिख रहा है, यानी ये आधा हिस्सा है और उसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या, एक तरफ से किरण आ रही है, देखो एक तीर बना होगा और वह तीर फिर क्या हो रही है, टकरा करके वापस जा रही है। डॉटेड लाइन क्या है, ये लंबवत बिंदु को बताता है, ये लंब को बताता है। ठीक वही चीज आप देखोगे कि इसमें उत्तल दर्पण में है, तो एक में देखो, एक में जो बाहर की जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये बता रहा है कि ये क्या है, ये कलई है यहाँ पे, यानी इसके पीछे एक पॉलिश है, ठीक है। और दूसरे में दिखा रहा है उसके अंदर वाले भाग में पॉलिश है, तो जब बाहर वाले भाग में क्या होगा, पॉलिश होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और अंदर वाले भाग में अगर कलई होती है या पॉलिश होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, जिसे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। गोलीय दर्पण हमेशा एक गोलाकार शीशे से निकलता है और उसका हम कह सकते हैं कि उस शीशे का अर्ध भाग होता है, यानी हाफ भाग होता है जो शीशे के रूप में होता है। और यह दर्पण, दर्पण को ही शीशा आप बोलते हैं, यह भाग आपका अवतल हो सकता है और उत्तल हो सकता है, ठीक है। अवतल को क्या कहते हैं, उभरा हुआ भाग, और उत्तल को कहते हैं धंसा हुआ भाग। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आप इससे समझ पाएंगे। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। अब गोलीय दर्पण कितने तरह के होंगे, ये तो अभी आपने गोलीय दर्पण को भी देख लिया कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ये सारी चीजें आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी यहां पर, क्योंकि ऊपर हमने एक अवतल दर्पण को लिया और उत्तल दर्पण को लिया और दोनों का आधा हिस्सा मैंने नीचे दिखाया। तो गोलीय दर्पण दो तरह के होंगे, ये तो जान ही चुके होंगे, अवतल दर्पण है और दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। बहुत सिंपल है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण में यदि खोखले गोले के कटे हुए एक भाग में से उसके उभरे हुए भाग पर कलई या पॉलिश कर दिया जाए तो यह अवतल दर्पण कहलाएगा, ठीक है। यह क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और दूसरा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण है तो ठीक इसका विपरीत हो जाएगा। क्या होगा, यदि खोखले गोले से कटे हुए एक भाग से उसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो ऊपर जरा चेक करो। जब ऊपर आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा यहां पर दो खोखले दर्पण है, हम यानी दो तरह के गोलाकार दर्पण है।
इसमें आप देख पा रहे हो कहीं P लिखा हुआ है, कहीं C लिखा हुआ है, कहीं F लिखा हुआ है और कहीं मुख्य अक्ष और नीचे दिखाया गया अवतल दर्पण। तो आप जरा देखो कि ऊपर वाले हिस्से को अगर अवतल दर्पण में एक साइड से हमने कट कर दिया और बाहरी भाग को पॉलिश कर दिया तो ये क्या कहला जाएगा? अवतल दर्पण हो गया। और धसे हुए भाग को अगर हमने पॉलिश कर दिया तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है। चलो अब बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण घटक या पद। गोलीय दर्पण के घटक कितने होते हैं? अब इस इमेज में आप देखो कि एक दर्पण दिखाया गया है और इस दर्पण में आप देख पा रहे हो कि कुछ लिखा है, P लिखा है, उसका नाम ध्रुव दिया गया है, F लिखा है, C लिखा है। ये होता क्या है? चलो इसको समझते हैं कि होता क्या है और क्यों लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि गोलीय दर्पण के प्रमुख घटक क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रमुख घटक निम्नलिखित होते हैं। क्या क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? पहला होता है जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम C से व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है उसे C से। तो जहां भी C आपको दिखाई दे तो आप क्या समझेंगे कि वह जो है वक्रता केंद्र है। ठीक है, चलो दूसरा क्या हुआ? ध्रुव। अब देखो जहां P लिखा हुआ है वो क्या होता है? P होता है जिसे हम कहते हैं ध्रुव या पोल। P का मतलब पोल हुआ। अगला घटक क्या होगा? मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं। और वक्रता त्रिज्या, और जो वक्रता त्रिज्या होती है उसे हम R से व्यक्त करते हैं। R का मतलब क्या होता है? रेडियस। क्या होता है? रेडियस। इसीलिए इसे कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है। अगला होता है मुख्य फोकस या फोकस दूरी, इसे हम क्या कहते हैं? F से। इसे हम F से व्यक्त करते हैं, स्मॉल f से व्यक्त करेंगे, या कई जगह इसको दिखाने के लिए हम कैपिटल F का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे नॉर्मली हमें इसे स्मॉल f से ही व्यक्त करना चाहिए। ओके, अगला पॉइंट होता है फोकस तल। अब फोकस तल जहां पे वह तल जहां पे फोकस हो रहा है। तो ये सारी चीजें रही इसके बारे में। अब जरा देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की बात की जाए तो आप देखो यहाँ पे एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है। मुख्य अक्ष को दिखाया गया C, फिर फोकस पॉइंट्स भी है, पोल भी है और रिफ्लेक्शन भी है। तो यहाँ पे जब इस तरह की बात होगी तो आप इस चीज को कैसे कहोगे? आप कह सकते हो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रखना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब मैं बहुत ही एक व्यवहारिक उदाहरण बता रहा हूं। आप देखोगे अपने घर में आसपास के लोगों को, लोग चश्मा लगाते हैं। ठीक है, जब चश्मा लगाते हैं तो वो कहते हैं, कई बार उनके मुंह से आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरी दूरी कमजोर है। यानी पावर कितना है? कोई कहता है मेरा माइनस पावर है, कोई कहता है नहीं मेरा धन पावर है। ये माइनस और धन की जो बात आती है, माइनस और प्लस की बात, यही गोलीय दर्पण की परिपाटी के अनुसार ही है। कैसे है? अगर आपकी हम बात करें कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब इसी आधार पर बनाया गया है दूरी का चश्मा और नजदीक का चश्मा। आगे आप चलेंगे उसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल यहां पे आपको इतना याद रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। इस बात को जरूर याद रखना। ओके, अब देखो चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? अगर आपसे ये कहा जाए कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, हमेशा से, ये कभी चेंज नहीं होगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, यानी हाफ होती है। अब बात कर लो, इसका एक फार्मूला होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 1/2 इंटू R, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके बाद एक शब्द और इस्तेमाल होता है आपके लाइट में, प्रकाश चैप्टर में आएगा, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो जैसे ही आप रेखीय आवर्धन की चर्चा होती है तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई याद आने लगती है। रेखीय आवर्धन जो शब्द है, रेखी का मतलब क्या हुआ कि एक रेखा में कुछ
आवर्धन हो रहा है, यानी उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ उसकी आप कह सकते हैं दूरी कह सकते हैं, या एक तरह का हम कह लें मेजरमेंट की भी अगर हम बात करें तो शायद अतिशयोक्त नहीं होगा। तो इसे हम रेखीय आवर्धन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। वेरी स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। जहां भी रेखीय आवर्धन शब्द पूछा जाए तो आपको लिखना है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये सारी चीजें रही हमारे पास आज जो हम लोगों ने शुरू किया प्रकाश के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स के बारे में मैं करता हूं, कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा एक एक करके क्वेश्चन को भी सुन लो, समझ लो, और फिर जरा सोचो कि अब तक आपने क्या सीखा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, प्रकाश क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो परावर्तन याद रखना, परावर्तन के नियम क्या है, दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण की क्या विशेषता होती है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। उत्तल दर्पण की क्या विशेषता होती है, और एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या समझते हो, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, गोलीय दर्पण से संबंधित घटक कौन कौन से हैं, ये सारे चीज, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और आज का जो लेसन आपने पढ़ा है इसमें ये सारे जवाब मौजूद हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे इमेज के साथ, और हर एक चीज बहुत ही क्लियरिटी के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आप अपने एग्जाम को और भी बेहतर बना पाओगे और 99% मार्क्स के करीब पहुंच पाओगे। ये सफर यूं ही चलता रहेगा और हम और भी बेहतर करने के लिए रोज अपने आप से ही कंपटीशन करते रहेंगे। तो नेक्स्ट डे मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, और फिर आपको उन सब का जवाब आपको देना है। आपका एक टेस्ट भी होगा, वो भी टेस्ट आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और आप उस चीज को कर पाएंगे। क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, और फिर आपको जवाब देना होगा। और कुछ टेस्ट जो होंगे आपके वह क्लास में होंगे, जो आपको रिटन लिखना होगा।